इन आंखों को देखो। डर लग रहा है? नहीं? कोई नहीं, वीडियो के एंड तक लगने लग जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। सो टाइम को और ख़राब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के केस से। तो ऐसा क्या फ़र्क है इस सीरियल किलर में बाकियों से कि इसका हेड प्रिजर्व्ड है और बाकियों का नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अभी तक मोस्टली जितने भी लोगों के बॉडी पार्ट प्रिजर्व हुए हैं, उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन का ब्रेन, क्योंकि साइंटिस्ट को रिसर्च करनी थी कि उनका ब्रेन फंक्शन कैसे करता था। बुद्धा का टूथ, वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोच के देखो, ऐसा क्या रीजन होगा कि इस सीरियल किलर का हेड प्रिजर्व करना पड़ा, और ये सीरियल किलर मरने के बाद भी जिंदा क्यों है? तो ये कहानी है स्पेन में रहने वाले एक लड़के डियागो एल्व्स की। डियागो का जन्म काफी गरीब घर में होता है, और इस गरीबी के चलते उसके घर वाले उसको स्पेन से लिस्बन कमाने भेज देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। जब डियागो लिस्बन पहुंचता है तब उसकी उम्र करीब 13-14 साल की होगी, और लिस्बन जैसे शहर में कमाने के लिए डियागो छोटे मोटे काम करने शुरू कर देता है। छोटे मोटे काम से आई मीन टू से, जैसे कि झाड़ू पोछा, कुली वगैरह वगैरह। और इन सारे कामों का एक ही नुकसान होता है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है और पैसा बहुत कम मिलता है। सेम चीज़ डियागो फील कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, डियागो सड़क पे झाड़ू लगा रहा था और उसकी नज़र 4-5 लड़कों पे जाती है। अगर उन 4-5 लोगों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ तो वो अराउंड 15-16 साल के होंगे। उन्होंने चेन पहनी हुई थी, उनके बहुत सुंदर कपड़े थे, और उनके हाथ में शराब की बोतल थी। उनको देखकर डियागो सोचता है कि ऐसा क्या काम ये कर रहे हैं कि ये इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। और ये जानने के लिए डियागो उन 4-5 लड़कों पे 3-4 दिन रैकी करता है। रैकी के बाद उसको पता चलता है कि वो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल से आई मीन टू से छोटी मोटी चोरी चपाटी, जेब कतरी वगैरह वगैरह। तो ये सब देख के डियागो के मन में लालच आ जाता है, और आना शायद लाजमी भी था, क्योंकि एक लड़का जो अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में कमाने आया है, उसका ध्यान तो सिर्फ पैसों पे ही होगा ना। और इसी लालच के चलते हिम्मत करके एक दिन वो भी छीना झपटी कर लेता, और ऐसे डियागो की एंट्री होती है क्राइम की दुनिया में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक 13 साल का लड़का जो सिर्फ छोटी मोटी छीना झपटी कर रहा है, वो आगे जाके इतना बड़ा सीरियल किलर बन जाएगा कि उसका हेड प्रिजर्व करना पड़ेगा। और गैस वॉट, अब धीरे धीरे डियागो भी उन लड़कों की तरह हो जाता है। उसके पास भी अच्छे कपड़े होते हैं, वो शराब वराब पीने लग जाता है, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। यही तो बात है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से फैलती है, पर नेगेटिविटी यूं फैलती है। और यहाँ पे भी वही हुआ, पर ये शुरुआत थी। अब वो रुकने वाला नहीं था। उसके मुंह पे पैसा लग चुका था, और उसका लालच और बढ़ता जा रहा था। अभी छोटी मोटी चोरी चपाटी से उसका काम नहीं चल रहा था। लालच के चलते उसने और बड़ा हाथ मारने का सोचा, और तभी उसकी नज़र पड़ती है एग्वास लिवरेस एक्वाडक्ट, एक पुल पर। अगर इस पुल की आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो ये अराउंड 1 किलोमीटर लंबा था, और 212 फीट के करीब इसकी ऊंचाई थी। अच्छा, तो लालच के चलते उसने यही पुल क्यों चूज करा? इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। सो ये पुल एक्चुअल में लिस्बन के उन किसानों द्वारा यूज कराया जाता था जो अपनी फल और सब्जी लिस्बन के बाहर बेचना चाहते थे, और आने जाने के लिए वो इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। तो होता ये था, किसान लोग सुबह अपनी फल और सब्जी लेकर लिस्बन से जाते थे, और लौटते समय वो पैसे लाते थे। बेसिकली डियागो की नज़र उन किसानों की भरी जेबों पे थी। तो डियागो क्या करता है ना, वो इस पुल की निगरानी करता है, और निगरानी के बाद वो इस कंक्लूजन पे आता है कि ज़्यादातर किसान ना 5-7 के झुंड पे चलते हैं, बट जो किसान अपनी सब्जियां बेचने में लेट हो जाते हैं वो अकेले आते हैं, और उन अकेले आने वाले किसानों पे ही उसकी सबसे ज़्यादा नज़र थी। और वो बेचारा अकेला किसान डियागो के लालच के चपेटे में आ जाता है। तो होता क्या है, डियागो शाम के वक्त उस पुल पे जाकर छुप जाता है, और वो तब तक छुपा रहता है जब तक उसे अकेला आता हुआ किसान ना दिखे। जैसी ही उसकी नज़र अपने शिकार पे पड़ती है, वो उसके सामने जाता है, उसे लूटता है, और उसे उस पुल से नीचे धक्का देके गिरा देता है। और ऐसे करते 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 अपने लालच के चक्कर में उसने 20 से 30 किसानों को मौत की घाट उतार दिया था। तो जब उन लापता किसानों के घर वाले पुलिस को उनकी लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो पुलिस इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि बेरोजगारी के चलते किसानों की आत्महत्या उस टाइम पे आम बात थी।
काफ़ी लोगों के कहने पर पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। उस तहकीकात के चलते पुलिस को उस पुल के नीचे 4-5 लाशें मिलती हैं। जब उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो कोई सबूत ना मिलने के कारण पुलिस उसको सुसाइड ही घोषित कर देती है। और यहाँ डियागो का लालच बढ़ता ही जा रहा था और अब उसने अपने साथ हथियार भी रखना शुरू कर दिया था। अब वो किसानों को चक्कू मार के लूटता, उसके बाद उन्हें ऊपर से नीचे गिरा के मार देता। अब लापता किसानों का केस पुलिस के पास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि इन किसानों में काफ़ी किसान ऐसे भी थे जिनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो अब पुलिस का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता है और वो छानबीन फिर से शुरू करते हैं। इस बार छानबीन के दौरान पुलिस को फिर से उसी पुल के नीचे 4-5 लाशें मिलती हैं, पर इस बार उन 4-5 लाशों पे चक्कू लगने के निशान थे और पोस्टमार्टम में भी यही बताया था कि उनकी मृत्यु चक्कू लगने से हुई है। और कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी ये लगने लगा था कि ये आम सुसाइड के नहीं, मर्डर के केसेस हैं। अब पुलिस ने उस कातिल को ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। उस बेनाम कातिल का नाम पुलिस ने दी एक्वेडक्ट मर्डरर दिया। पूरे पोर्चुगीज में डर का माहौल था और यहाँ पुलिस की छानबीन भी काफी अच्छे से जाती थी। और इसी के चलते डियागो को भी भनक पड़ती है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। इस छानबीन के चलते डियागो ने भी छुपना सही समझा और वो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाता। अब पुलिस के पास लापता लोगों के केसेस आने बंद हो गए थे और धीरे धीरे पोर्चुगीज का भी माहौल सही होने लगा था। काफी टाइम बीत जाता है और अब पुलिस के पास कोई भी गुमशुदा का केस नहीं आता। तो पुलिस फाइनली गवर्नमेंट की हेल्प से इस पुल को वापस खोलने का निर्णय पे आती है। पर इस बार इस पुल पे काफी सिक्योरिटी रखी जाती है। पुल खुलने की खबर जैसे ही डियागो को पता चलती है, उसके अंदर का भी शैतान मानो फिर से जाग उठा और वो भी पुल की तरफ भागा। पर पुल पे इस बार सिक्योरिटी देख उसने अपना रास्ता बदल लिया। पर कहते हैं ना कि इंसान का लालच की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पे भी डियागो का लालच बढ़ता जा रहा था और अब उसे और भी बड़ा हाथ मारना था। अब और बड़ा हाथ मारने के लिए डियागो अकेला काफी नहीं था, तो वो एक गैंग बनाने का सोचता है। उस गैंग में वो अपने जैसे ही छोटे मोटे क्रिमिनल को ऐड कर लेता है। इस बार उसका निशाना गरीब किसान नहीं बल्कि लिस्बन के अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स वगैरह वगैरह। तो अब वो क्या करता है, वो लिस्बन में ऐसे बड़े लोगों का घर ढूंढता है। 4-5 दिन उसकी रेकी करता है। रेकी करने के बाद वो और उसकी गैंग उस घर पे हमला करते हैं, सारी चीज़ें चुराते हैं और लास्ट में जाने से पहले वो सबको मार देते हैं। और जब तक पुलिस को इन कारनामों की खबर पड़ती तब तक वो और उसकी गैंग लिस्बन से बाहर भाग जाते हैं। और भागे भी क्यों ना, जब घर में कोई बचा ही नहीं तो उसकी कंप्लेन कौन करता। ऐसे करते करते फिर से पोर्चुगीज पे डर का साया मंडराने लगा और पुलिस पे इस बार लापता के नहीं बल्कि मर्डर के केसेस आ रहे थे। डियागो और उसकी गैंग का एक सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। वो घर जाते, लूटते, सबको मारते, उसके बाद भाग जाते। पर एक बार डियागो और उसके साथी एक डॉक्टर के घर पे लूटपाट करने का प्लान बनाते हैं और इस डॉक्टर का नाम पेड्रो एंड्राडे था। पेड्रो एंड्राडे पोर्चुगीज के काफी फेमस और रिच डॉक्टर्स में से एक थे और हमेशा की तरह डियागो और उसके साथी सेम चीज़ करते हैं। वो पेड्रो के घर जाते हैं, उसके घर पे लूटपाट करते हैं, उसके घर में सबको मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर काफ़ी फेमस होता है, तो उनका एक मरीज उनके घर पहुंचता है। जैसे ही मरीज घर पहुंचता है वो सारी घटना के बारे में पुलिस को बताता है और इस बार पुलिस टाइम से पहले चौकन्ना हो जाती है। वो पूरे लिस्बन को सील बंद कर देती है और डियागो और उसके साथी पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस एक एक करके सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है। सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में कुछ ना कुछ मिलता है सिवाय एक के, और वो था डियागो। और जब बाकी साथियों से डियागो के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि यही हमारा बॉस है। सो पुलिस अपने अंदाज में डियागो से पूछताछ करती है। पहले तो डियागो कुछ नहीं बताता, पर जब पुलिस उससे अपने ढंग में पूछती है तो वो सब मान जाता है और अपनी कहानी सुनाते समय वो बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने कितने मर्डर करे हैं, पर लगभग 80 के अराउंड मैंने मर्डर करे हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोच के देखो यार, मर्डर की बात कर रहा है कोई आदमी और कह रहा है ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये सब सुनते ही पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ही लिस्बन के लोगों को इस केस के बारे में पता चलता है उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो पुलिस और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि डियागो को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लिया जाए। लोगों का प्रेशर होने के कारण कोर्ट 1 साल के अंदर ही डियागो को फांसी की सजा सुना देती है। 19 फरवरी 1841 को डियागो को
भरे बाजार में सबके सामने फांसी दी जाती है। पर फांसी से कुछ दिन पहले डॉक्टर्स और मेडिकल टीम कोर्ट पहुंचती है और वहां पे जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस क्रिमिनल का सर चाहिए। और इसके पीछे का रीजन ये था, वो इसके दिमाग पे रिसर्च करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ऐसे क्रिमिनल कैसे सोचते हैं, इनकी नसें कैसी होती हैं, और इनके अंदर दया होती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। और कोर्ट इस बात पे हामी भर देता है। फिर क्या, फांसी के बाद वहीं पे मेडिकल टीम को उसका सर काट के दिया जाता है। टीम ने काफी सारे केमिकल की मदद से उस सर को प्रिजर्व कर लिया था। उस दिमाग पे रिसर्च तो काफी हुई, पर उसका क्या निर्णय निकला अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं। और वो सर अभी भी लिस्बन की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल में प्रिजर्व है, और वो कोई भी जाके देख सकता है। अब लगा डर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे लायक कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में प्लीज देना। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।